हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, जब पड़ोस में आग लगी हुई हो तो आप अपने घर में शांत नहीं बैठ सकते। वास्तव में आज मैं बात करने आया हूं एक ऐसी घटना पर, जो घटना वास्तव में भारत के लिए भी बहुत संवेदनशील है, लेकिन लोकतांत्रिक सरकारों के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय है। यह मुद्दा केवल एक प्रधानमंत्री को जबरदस्ती पद से हटाने, देश छोड़ने को मजबूर करने तक सीमित नहीं है। आज बांग्लादेश के वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने वहां की पूर्व प्रधानमंत्री, जो एक स्थिर सरकार चला रही थी, जिन्हें वहां पर भड़के हुए दंगों के कारण देश छोड़कर जाना पड़ा, उन्हें सजाए मौत की सजा सुनाई है। यह एक बहुत अहम फैसला है और यह पूरे दक्षिण एशिया को प्रभावित करेगा। बांग्लादेश की राजनीति को तो बहुत बुरी तरह प्रभावित करेगा। इस फैसले के बाद बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में आक्रोश है और साथ ही साथ भारत और आसपास के देशों में कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। आज हम विश्लेषण करेंगे इस मामले के बारे में कि ये मामला क्या है, शेख हसीना पर आरोप क्या लगाए गए थे, यह ट्रायल शुरू से ही विवादों में रहा, वह भी हम समझेंगे। बांग्लादेश की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, पॉलिटी के नज़रिए से इसको हम ज़रूर देखेंगे और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण भारत और बांग्लादेश के संबंध और उस पर इन संबंधों पर पड़ने वाले स्ट्रेटेजिक प्रभावों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। शेख हसीना सेंटेंस टू डेथ फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, आउटस्टेट बांग्लादेश पीएम रिएक्ट्स। न्यूज़ अपडेट यह है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया भी इस पर दी है। हालांकि वो बांग्लादेश में नहीं है तो अभी कोई एग्जीक्यूशन की कार्यवाही नहीं हो रही है। ये मिंट की न्यूज़ है, महत्वपूर्ण रूप से समझिएगा। उसके पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता चलूँ, यूपीएससी मेंटर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जिससे आप मुझसे अपडेटेड तौर पर मिलते रहेंगे और करंट के वीडियोस देखते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं। क्या आरोप लगे शेख हसीना पर? शेख हसीना पर जिन आरोपों के आधार पर फांसी की सजा दी गई है वो बहुत ही गंभीर प्रकृति के हैं। पहला जो आरोप है इनके ऊपर वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी पर है, यानी कि मानवता के खिलाफ अपराध। ट्रिब्यूनल ने यह माना कि विपक्षी कार्यकर्ताओं का शेख हसीना ने निर्दयतापूर्वक दमन किया, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करवाई बांग्लादेश के अंदर, इलीगल डिटेंशन किए बांग्लादेशी नागरिकों के, अवैध तौर पर उनको बंदी बनाया, साथ ही उनको बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया गया। और इन सारे आरोपों में इस ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को दोषी प्राप्त माना है और दोषी के मानते हुए यह निर्णय दिया है। दूसरा बड़ा आरोप है वह है फोर्स्ड डिसअपीयरेंस का। ठीक है, दूसरा बड़ा आरोप क्या लगाया गया है? फोर्स्ड डिसअपीयरेंस का। इन्होंने कहा, मतलब ट्रिब्यूनल ने आरोप लगाया है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश के अंदर कई विपक्षी नेताओं को गायब करवा दिया, मतलब उनको गायब करके उनकी हत्या करवा दी। और यह सारा आरोप सरकार की, तत्कालीन सरकार की, शेख हसीना सरकार की एजेंसियों पर लगाया गया, सुरक्षा एजेंसियों पर लगाया गया। तीसरा आरोप जो शेख हसीना पर इस ट्रिब्यूनल ने लगाया और सही पाया वो है अब्यूज ऑफ पावर का, यानी कि शक्ति के दुरुपयोग का। उनकी सरकार पर यह आरोप लगा कि उन्होंने कई बार मीडिया का सप्रेशन किया, अपोजिशन पर क्रैकडाउन किया, उनकी हत्या करवाई, पॉलिटिकल तौर पर ओवर रीच किया, एक्सेस किया, और ये सभी आरोप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगे। पर सवाल अभी कई हैं। पहली चीज ये है कि कई ह्यूमन राइट्स ग्रुप का ये मानना है कि इस ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया ही फेयर नहीं थी, यह एक राजनीतिक बदले की कार्यवाही थी। और इस पर हम बात करेंगे ज़रूर, क्योंकि यह वास्तव में कई बार लगता है एक राजनीतिक सुनियोजित साजिश थी बांग्लादेश की स्थिर सरकार को पलटने की। इसमें कई बार आरोप लगे डीप स्टेट के, बांग्लादेश में अमेरिकन डीप स्टेट की प्रेजेंस के और सरकार की सत्ता बदलने में।
वार क्राइम्स ट्रिब्यूनल्स को भी थोड़ा समझिएगा। वार क्राइम्स ट्रिब्यूनल्स का विवाद है क्या एक्चुअली? देखिए, बांग्लादेश में जब से ये वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल बनाया गया शेख हसीना पर लगे हुए आरोपों की जांच के लिए, तब से उसकी क्रेडिबिलिटी यानी साख पर प्रश्न भी साथ ही साथ शुरू हुए। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का यह मानना था कि यह जो वार क्राइम ट्रिब्यूनल है ये ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा है। पहली चीज, जो उचित प्रक्रिया है, जो कानून के अंतर्गत उचित प्रक्रिया है, उसका पालन यह वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल नहीं कर रहा है, क्योंकि एविडेंसेस वीक हैं, सब्सटेंशियल एविडेंसेस नहीं थे, विटनेस स्टेटमेंट कंट्राडिक्टरी थे। जिन्हें विटनेस बनाया गया उनके स्टेटमेंट भी एक दूसरे के विरोधाभासी थे, और लीगल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं थी खुद शेख हसीना की भी। तो सोचिए इसमें ड्यू प्रोसेस कितना बड़ा लैप्स है। दूसरा बड़ा आरोप लगता है कि यह राजनीतिक दबाव वाली संस्था थी। यह जो संस्था बनाई गई वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल, वह राजनीतिक दबाव के अंतर्गत काम कर रही थी। बीएनपी और अन्य विपक्षी दल इसे हमेशा से पॉलिटिकली मोटिवेटेड टैग के साथ ही यूज कर रहे थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आरोप है इस वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल्स के ऊपर। इसके साथ साथ अगर हम कहें तो इन्होंने इतना स्पीड और बेहद तेज गति से, ठीक है ना, ये जो स्पीडी ट्रायल किया है यह भी क्वेश्चन मार्क में आता है। इतनी तेजी से एक पूर्व प्रधानमंत्री जिसके पक्ष को सुने बिना आप निर्णय दे रहे हैं और प्रॉपर प्रोसेस भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं से भी फेयर ट्रायल नहीं था। इसके साथ साथ अगर हम अंतर्राष्ट्रीय रिएक्शंस की बात करें तो चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो या ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संस्थाएं हो, इन्होंने इस फैसले पर कठोर और एडवर्स टिप्पणी की है। अब आपको समझना होगा कि जो शेख हसीना है वो वास्तव में बांग्लादेश की एक बहुत शक्तिशाली नेता रही हैं। एक लंबा कार्यकाल स्टेबल गवर्नमेंट उन्होंने चलाई है। उनकी फांसी की सज़ा एक कानूनी फैसला नहीं है केवल, बल्कि बांग्लादेश के पूरे पावर स्ट्रक्चर को हिला देने वाला डेवलपमेंट है। आपको यहाँ पर समझना होगा कि बांग्लादेश में अब जो होगा वो है राजनीतिक भूचाल। इस एक डिसीजन के बाद पूरे विपक्ष को अचानक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा, जहां पर आप ध्यान देंगे तो बीएनपी और इस्लामिस्ट ग्रुप जो हैं वो इसको एज अ विक्ट्री दिखाएंगे, और साथ ही साथ शेख हसीना के समर्थक इसको अपनी ऊपर किए जा रहे अत्याचार की तरह दर्शाएंगे। तो पहला बड़ा जो आपको माहौल अब बांग्लादेश में दिखने वाला है वो वहां पर विपक्ष और पूर्व सत्ता पक्ष के बीच में एक बड़ा क्लैश देखने को मिलेगा। दूसरी बड़ी चीज जिसकी संभावना है वह है सेना की बड़ी भूमिका। सेना की भूमिका बढ़ेगी। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि अगर हम इसके पहले देखते हैं, इसके पहले के एविडेंसेस देखते हैं, तो बांग्लादेश की राजनीति में सेना का प्रभाव हमेशा से बहुत ज़्यादा रहा है। जब भी बांग्लादेश में पॉलिटिकल वैक्यूम बना है, चाहे वो 1975 का दौर है जब बांग्लादेश बना था, आपको याद होगा, चाहे वो 1982 का दौर हो या फिर 2007 का दौर हो, हर समय आप देखेंगे जैसे ही पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है सेना अपनी भूमिका बढ़ा देती है, और अब फिर से वही दौर दोहराए जाने की संभावना बढ़ रही है। आंतरिक सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रही है अब बांग्लादेश में। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो अब कुछ मुसलमानों के अंदर ही कुछ मुसलमानों के लिए उन्हें बाहर निकालने की मांग देशव्यापी तौर पर होने लगी है। हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, इंटरनेट शटडाउन हो रहा है। आप समझिए वहां पर आंतरिक सुरक्षा की क्या स्थिति है। और संभावना यह भी है कि जल्द से जल्द इमरजेंसी में इलेक्शंस करवा दिए जाएं बांग्लादेश में। तो ये तो बांग्लादेश में राजनीतिक भूचाल, सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, मोहम्मद यूनुस और उनके समर्थक, कट्टरपंथी इस्लाम के बीच में लड़ाई, ये पूरी घटना चल रही है, पूरा घटनाक्रम चल रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि शेख हसीना कहाँ है।
तो शेख हसीना इस समय देश तो उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था, जैसे ही आरोप लगा था। अभी तो भारत में है, लेकिन वो पॉलिटिकल असाइलम अन्य देशों में भी ढूंढ रही हैं। वे इंडिया, यूके, यूएई इन देशों में ही कहीं रहेंगी, क्योंकि डेथ सेंटेंस के बाद थोड़ा सा असाइलम मिलना भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय कानून जो हैं डेथ पेनल्टी के केस में शरण को प्रतिबंधित कर देते हैं। तो यहाँ मामला अभी देखने वाला होगा, 2-4 दिनों में पिक्चर क्लियर होगी कि क्या उन्हें पॉलिटिकल असाइलम दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इससे भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंधों पर बहुत सारे प्रभाव और बहुत सारे एंगल्स पर प्रभाव पड़ेंगे। पहली बात यह है कि शेख हसीना की सरकार भारत की बहुत भरोसेमंद साझेदार थी। यहाँ पर सिक्योरिटी कोऑपरेशंस हो रहे थे, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशंस हो रहे थे। बांग्लादेश की धरती को भारत के खिलाफ इस्तेमाल न करने देने का कमिटमेंट था। नदर्न स्टेट्स में जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी थी उस पर कंट्रोल था। यह सब शेख हसीना के दौर में था, लेकिन हसीना के जाने के बाद, शेख हसीना पर इस तरीके से आरोप के बाद अब पाकिस्तान और चाइना के प्रति इनका झुकाव, स्पेशली मोहम्मद यूनुस का झुकाव आपको साफ दिख रहा होगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान एक होने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारत के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी का मुद्दा सामने आ रहा है। साथ ही साथ जो टेरिटोरियल सिक्योरिटी है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, वहाँ पर भी इन्फिल्ट्रेशन बहुत तेज़ी से होने की संभावना है। असम हो, त्रिपुरा हो, मेघालय हो, अब ये बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे। इसके साथ साथ रोहिंग्या क्राइसिस भी इंटेंसिफाई होगा और ये प्रोसेस भी अब बड़ी प्रॉब्लम करेगा। और इसके साथ साथ इस पूरे पॉलिटिकल वैक्यूम में जो सबसे बड़ा प्लेयर निकलने वाला है वो है चाइना। इसका फ़ायदा बीजिंग ज़रूर उठाने की कोशिश करेगा। अगर हम ग्लोबली देखें तो अलग अलग देशों के अभी ये डिसीजन आया है आज ही, और अभी तक जो रिएक्शंस हैं, जहां पर यूएस ने फेयर ट्रायल पर सवाल उठाया है, यूनाइटेड नेशंस ने डेथ पेनल्टी को हटाने की मांग की है, यूरोपियन यूनियन जो है उसने ड्यू प्रोसेस पर क्वेश्चन उठाया है, ओआईसी ने क्लियरिटी मांगी है, और चाइना चुप है। चाइना ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, वो स्ट्रेटेजिकली देख रहा है। तो महत्वपूर्ण रूप से समझिएगा कि शेख हसीना पर फांसी का फैसला जो है वो बांग्लादेश के इतिहास का सबसे बड़ा और करंट पॉलिटिकल दौर में एक बड़ा ऐतिहासिक मोड़ है, बड़ा राजनीतिक मोड़ है। आने वाले कुछ हफ्तों में बांग्लादेश की राजनीति, भारत की विदेश नीति और साउथ एशिया में शक्ति का संतुलन, इन तीनों पर इसका गहरा प्रभाव अवश्य पड़ेगा। निर्णय का एग्जीक्यूशन चाहे जो भी हो, हम इस मुद्दे को लगातार ट्रैक करते रहेंगे और आपके सामने लाते रहेंगे जैसा भी इसमें अपडेट्स होता रहेगा। आप भी अवेयर रहिए, ये हमारे देश और हमारे पड़ोस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देता हूं, जो बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, 2026 में प्री अटेम्प्ट करने वाले हैं यूपीएससी का, उन सब के लिए हमारा सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच शुरू हो रहा है, जिसमें 20 नवंबर तक आपको एडमिशन लेने का मौका दिया जा रहा है। इसमें भी अगले 200 दिनों के अंदर आपका बेसिक से लेकर के यूपीएससी के एडवांस लेवल तक अपडेटेड करंट बेस्ड सब कुछ तैयारी करा दी जाएगी, प्लस आपकी सारी रेगुलर क्लासेस करवा के, नोट्स दे के, टेस्ट लेकर के, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, डेली टेस्ट, और साथ ही साथ प्री के पहले कंप्लीट टेस्ट जीएस के और सीसेट के करवा करके पूरी तैयारी और उनका पूरा एक्सप्लेनेशन समझा करके कराया जाएगा। हर एक मुद्दे को करंट तक ले जाया जाएगा, जैसे बजट और इकोनॉमिक सर्वे इत्यादि की अलग से, गवर्नमेंट स्कीम्स आदि की अलग से क्लासेस आपको दी जाएंगी, जिससे आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो सके और सारा रिवीजन हो सके। बहुत ही नॉमिनल फीस पर 4,999 और 6,999 पर यह बैच अवेलेबल है। इस वाले में केवल अलग क्या है, इसमें आपको इंडिविजुअल मेंटोरशिप दे दी जाएगी, जहां पर आपको एक पर्सन होगा जो आपको गाइड करेगा। महत्वपूर्ण क्या है कि यह फीस आपको तब मिलेगी जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक कर सकते हो, या हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर विजिट करके SIP बैच के बारे में पूरी स्टडी कीजिए। उसके बाद जब आपको कोर्स अच्छा लगे तो कोर्स बाय करने पर बाय नाउ पर जाइए, और उसके बाद वहाँ पर कोड जब मांगे तो पीके लाइव कोड इस्तेमाल कीजिए। ध्यान रखिएगा, स्टडी IQ का कोई भी कोर्स आप लेते हो, कोई भी बैच आप लेते हो, तो आपको
PK लाइव कोड इस्तेमाल करना है जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर करेगा। इसके साथ साथ जो बच्चे 2027 के लिए या 2028 के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो भी जान लें, हमारे यहाँ एडमिशन की अंतिम तिथि 20 नवंबर है, जिसमें आपको सारे तरह के हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश बैचेस भी मिल जाएंगे। मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो PK लाइव पर मिल जाएगा। इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इसी वीडियो के। साथ ही साथ आपको जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है आप वहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह कोड इस्तेमाल करना है। सारी डिटेल्स आपको जाके ऐप पर, वेबसाइट पर या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देखनी है। जल्दी कीजिए क्योंकि 20 नवंबर के बाद एडमिशन्स नहीं होंगे इस बैच में। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।